हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी का ऑर्डर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे लगभग ऑर्डर 18 तक चलेंगे। 10 ऑर्डर 11 ऑर्डर पढ़ेंगे। देखें ऑर्डर 8 नियम 1। आदेश 8 नियम 1 क्या है? लिखित कथन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है लिखित कथन? जो प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करता है उसको कहते हैं लिखित कथन। देख लें पहले। प्रतिवादी उस समय पर प्रतिवादी उस पर सम्मन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। मतलब प्रतिवादी पर सम्मन की तामील हो गई है तो उसको 30 दिन मिलते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। परंतु इसमें परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे विनिर्दिष्ट किया जाए फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जो समन की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा। न्यायालय देखा कि भाई 30 दिन के अंदर क्यों नहीं आया, आप लिखित कथन प्रस्तुत क्यों नहीं किया, तो उसको ऐसा समय दे सकेगा जो बेहतर लगे, मगर 90 दिन से अधिक का नहीं देगा। एक हमने स्टार बना के पॉइंट दे दिया है। वाणिज्यिक मामलों में समन मामले की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर सम्मन तामील वाणिज्यिक मामलों में समन तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा। ठीक, अगर वाणिज्यिक मामला है तो मैक्सिमम आपको 120 दिन में मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम जो टाइम है वो समन तामील होने के 120 दिन है। ये सेक्शन हालांकि हमने पिछले टर्न पर आपको दे दिया था, फिर भी चूंकि इस पेज पे था तो हमने कहा फिर से पढ़ा दे। अब आप आ जाइए आदेश 8 नियम 6 क्या कहता है? मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी। मुजरा कहते हैं सेट ऑफ को। कोई चीज किसी के साथ आप समझौता टाइप का कर ले तो दैट इज मुजरा। आगे समझे आप, मुजरे को डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको। वो वाला मुजरा नहीं है। क्या है इसका मतलब? पहला पॉइंट, जहां तक धन की वसूली के वाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अविनिश्चित राशि जो वो वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है, वादी की मांग के विरुद्ध मुजरा करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं जो वादी के वाद में उनकी है, वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा ना दे दी गई हो। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति, मान लीजिए आप वादी हैं और हम प्रतिवादी हैं, तो हम आपने हम पे वाद किया है मगर हमारा भी कुछ ना कुछ आप पे आता है, तो हमें ये अधिकार है कि हम आपसे जो हमारी राशि है वो हम तो आपको देंगे ही देंगे, आप हमारी राशि को भी दें। तो ये जब मान लीजिए आपके हम पे 10,000 रुपये आ रहे हैं, हमारे आप पे 5,000 हैं, तो हम चाहेंगे 5 का मुजरा हो जाए और 5,000 रुपये आप हमसे ले लें। मगर ये जो 5,000 हमें आपसे लेने हैं, चूंकि हमारे लीगल पैसे हैं, तो हम आपसे लेंगे, तो ये इसके लिए हमें लिखित कथन पहली सुनवाई पर उपस्थित करना होगा, या फिर इसके मतलब पहली सुनवाई हो या इसके बाद न्यायालय से हमें अनुमति लेना पड़ेगी कि हमें भाई देर इसलिए हो गई और हमें मुजरा का लिखित कथन देना है और ये कारण थे जिस वजह से हम देर हो गए, तब भी न्यायालय कह सकता है चलिए कोई बात नहीं, वैध कारण अगर आप बता रहे हैं तो ठीक है, उस मुजरा के आवेदन को स्वीकार कर लेगा। अब मुजरा का प्रभाव क्या होगा ये बताया गया पॉइंट 2 में।
देखें, लिखित कथन का प्रभाव प्रतीपवाद, प्रतीपवाद कहते हैं क्रॉस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीपवाद ही लिखना है, आप कोई वर्ड इसकी जगह चेंज ना कर दीजिएगा। लिखित कथन का प्रभाव प्रतीपवाद में के वाद पत्र के प्रभाव के समान ही होगा, जिसे न्यायालय मूल दावे और मुजरा दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय देने में सक्षम होगा। आगे हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे। कहने का मतलब है लिखित कथन जो है प्रतिवाद क्रॉस केस की तरह होता है, और इसमें वाद, चूंकि हम भी वाद ही कर रहे हैं आपके खिलाफ कि हमें भी पैसा चाहिए, तो वाद पत्र के प्रभाव, इसका प्रभाव जो है वाद पत्र के समान है, और न्यायालय देखता है कि दोनों ही मूल पक्षकार हैं, मूल दावे कर रहे हैं दोनों लोग, और इनके बीच में अंतिम निर्णय है जो दोनों की बातों को सुनकर दिया जाएगा। आगे चले हम लोग। अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए, मतलब दोनों पक्षों की बात सुन के ऐसा वो निर्णय अंतिम सुना सकेगा न्यायालय। किंतु डिक्रीत रकम पर प्लीडर को डिक्री के अधीन दे खर्चे के बारे में उसके धारणा अधिकार पर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है जो भी एक दूसरे को अधिकार मिले हुए हैं, तो वो अपने उनके बीच न्यायालय बातें दोनों के पक्षों को सुनकर निर्णय दे देगा, और इसके किसी भी मामले के धारणा अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिक्रीत रकम जो हुई है, या जो प्लीडर को डिक्री के अधीन दे, जो प्लीडर को खर्चा वर्चा देना है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, वो आप अपना जानिए। तीसरी और आखिरी बात, प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन संबंधी नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होते हैं। कहने का मतलब है प्रतिवादी ने भी जो अपना लिखित कथन दिया होगा, भाई हम भी अपने बचाव में लिखित कथन देते हैं, तो जो कथन हमने लिखित कथन जो दिया है, उसके नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए कथन को भी, मतलब मुजरा, चूंकि हम एक ही पक्षकार है, जो मुजरा चाह रहा है वो जो प्रतिवादी है, तो वो उसके कथन एक दूसरे से कोरिलेट होकर वो सारे नियम उसमें लगेंगे। फिर आ जाइए आप आदेश 6 नियम 6 का तीसरा पॉइंट समझ गए ना। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन संबंधी नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। मतलब चूंकि प्रतिवादी ही लिखित कथन देता है और प्रतिवादी ही मुजरा चाहता है, तो दोनों के कथन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए एक दूसरे के उत्तरों को वहां पर न्यायालय समझता है और उनको सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर लेता है। आ जाइए आदेश 6 नियम 6 का प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट समझे, वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतु के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं। कहने का मतलब हुआ प्रतिवादी जो है वो प्रतिदावा करेगा, और प्रतिदावा जो होगा वो मुजरा के अतिरिक्त होगा, और उसको कहा गया है कि आप जो प्रतिदावा फाइल कर रहे हैं वो ऐसा करिए, अपनी प्रतिरक्षा जो आपको प्रतिरक्षा का जो अधिकार मिला है, जो समय मिला है, उसके अंदर फाइल कर दीजिए, और या फिर समय बढ़ाया गया है, कुछ ऐसी आपको छूट मिली है, तो उस सीमा के अंदर आप उसको पेश कर दीजिए, प्रतिदावा आप डाल दीजिए। और हर वो चीज जो आप चाहते हैं उसको आप प्रतिदावा में बताइए, चाहे वो नुकसानी के दावे के रूप में हो या किसी और रूप में भी हो। एक परंतु जोड़ दिया गया, परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा। ये तो बात ध्यान ही रखता है कि हम लोगों को धन संबंधी सीमाएं ध्यान रखना होती हैं।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिपवाद, देखिए प्रतिदावा भी क्या है, प्रतिपवाद क्रॉस सूट के प्रभाव के समान ही होगा, जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए। समझ लीजिए, आपने जैसे मुजरा किया था, मुजरा दाखिल किया था, वैसे ही प्रतिदावा है, प्रतिदावा भी क्रॉस सूट के समान होता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, क्योंकि एक दूसरे को किसी के धन संबंधी अस्तित्व होते हैं कि हमारा इन पे आ रहा है, उनका हम पे आ रहा है, तो हम दोनों ही पक्षकार न्यायालय को अपनी अपनी बात बताते हैं और दोनों की पक्षकारों की बात सुन के न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। तीसरा पॉइंट, वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए फाइल करे। ठीक, वादी को भी, चूंकि प्रतिदावा आपने कर दिया तो उसके फिर जो है वादी को भी क्या लिखित कथन प्रतिवादी के विरुद्ध दाखिल कर सकता है, मगर उस समय सीमा के जो न्यायालय निर्धारित करे। चौथी और आखिरी बात, प्रतिदावे को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा। ठीक, प्रतिदावा जो है वो भी, क्योंकि प्रतिवादी अपनी तरफ से उनके ऊपर वाद देर कर रहा है, तो प्रतिदावे को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा तथा वाद पत्र के सभी नियम इसमें लागू होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें केस है, एक छोटा लिखा है, थोड़ा हम पढ़ कर बता रहे हैं। अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, इंपॉर्टेंट केस है, हम अभी आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा लिखित कथन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, किंतु मामले में वाद बिंदु की विरचना के पूर्व किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। ये प्रकृति, और दूसरी बात बता दी, ये प्रकृति में वाद पत्र के समान होते हैं और लिखित कथन के सारे नियम प्रतिदावे पर लागू होते हैं, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब मेन पॉइंट, बाकी तो आप सब उसमें पढ़ाई है आपने, हमने लास्ट पॉइंट में बताया। ये मेन इसमें बात थी कि जो प्रतिवादी है वो प्रतिदावा करेगा, और कब करेगा, लिखित कथन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, किंतु मामले में वाद बिंदु विरचना के पूर्व, जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है, वाद विरचना होती है, तो उससे पहले आपको ये पेश करना होगा, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बताई सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम लोग अगले पेज में जाए। अब आ जाइए आप आदेश 9 नियम 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया, क्या है, कहने का मतलब है जब केवल वादी, सिर्फ वादी उपसंजात उपस्थित होता है तब प्रक्रिया क्या होगा, मतलब सिर्फ वादी आया है मामले की सुनवाई पर, प्रतिवादी नहीं आया तो क्या होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आदेश 9 के नियम 6, 8 और 13। पहले समझे, पहला पॉइंट, जहां वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता, वहां पहली बात क्या करेगा कोर्ट का पॉइंट में बताया हमने, यदि ये साबित हो जाता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वादी की एक पक्षीय सुनवाई की जाए। ठीक, इसका मतलब प्रतिवादी जानबूझकर नहीं आया है, अब हम मतलब न्यायालय एक पक्षीय सुनवाई करे। दूसरी चीज खा पॉइंट बताया, यदि ये साबित नहीं होता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा सम्मन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। देखेगा कि सचमुच में सम्मन तामील सही से नहीं हुआ है तो आदेश करेगा कि सम्मन दूसरा आप निकालिए और फिर प्रतिवादी को बुलाइए, उसको सुनेंगे। अब आ जाइए आदेश 9 नियम 8, जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां प्रक्रिया, क्या मतलब है देखें, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है,
वहां न्यायालय उपसंजाति लिखिएगा, उपस्थित नहीं। शब्द बहुत अच्छे जो हम लिख रहे हैं वही चुनिंदा वर्ग शब्द लिखिए, उसमें घटावड़ी नहीं करिएगा। उपसंजात नहीं होता, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए, किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा, और जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहां वो वाद को वहां तक खारिज कर देगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट बचे हुए दावे से है। कहने का मतलब है सिर्फ प्रतिवादी आया, वादी आया नहीं, तो पहला तो बात है कि न्यायालय कहेगा कि वादी ने जानबूझ के प्रतिवादी को फंसा रहा है, इसका वाद खारिज करो। और अगर कहता नहीं, प्रतिवादी कहता कि नहीं भाई इसमें इतनी बात सही है, हम आधी बात मान रहे हैं, 1/4 बात मान रहे हैं, और बाकी इन्होंने जो एलिगेशन लगाया वो बकवास है, तो वो 1/3 को स्वीकार कर लेगा और बाकी का बचा हुआ बात जो वाद का हिस्सा है उसको खारिज कर देगा। अब आ जाइए आदेश 9 नियम 13, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। कैसे क्या होगा? किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वो प्रतिवादी से उसे अपास्त कर वो प्रतिवादी से थोड़ी होगा, वो प्रतिवादी, एक मिनट, उसे नहीं होगा, प्रतिवादी, एक सेकंड, वो प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वो डिक्री पारित की गई थी, और यदि वो न्यायालय का ये समाधान कर देता है कि सम्मन की तामील, आगे बताते, प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी, ये लिखा है। कहने का मतलब है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई तो प्रतिवादी क्या करेगा, कहेगा भाई ये आदेश आप खत्म करिए, अपास्त मीन्स खत्म करिए, क्योंकि हम सम्मन की तामील हम पे नहीं की गई थी, हम जानबूझकर गायब नहीं हुए थे। अभी आगे पढ़ाते फिर आप पूरा सेक्शन समझ जाएंगे। सम्मन की तामील लिखा था पीछे, सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वो वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था, तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा न्यायालय ये आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वो अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्रवाई करने के लिए दिन नियत करेगा। कहने का मतलब हुआ एक पक्षीय डिक्री हो गई है पारित प्रतिवादी के विरुद्ध, और प्रतिवादी न्यायालय में आता है कि भाई हम जानबूझकर गायब नहीं हुए थे, हमें सम्मन ही नहीं मिला था, तो न्यायालय देखेगा कि सचमुच में ऐसा कुछ है, तो जो भी खर्चे उर्चे बन रहे होंगे उसके प्रति वो कहेगा न्यायालय में जमा करिए और अगली तारीख हम आपको दे रहे हैं, वहां आइए, आप अपनी बात को कहिए। इसका स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्पष्टीकरण पर है मेनली। जहां इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां उस एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा। पहले केस लॉ समझ लें, फिर इसको स्पष्टीकरणों को फिर से बताएंगे आपको। केस लॉ है, निर्णय 1 है, 2 निर्णय इसमें बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले निर्णय 1 को देखें। निर्णय 1 क्या कह रहा है? भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये क्या कह रहा है? ये एक पक्षीय डिक्री के पारित किए जाने पर प्रतिवादी को 2 उपचार उपलब्ध हैं, एक अपील दाखिल करना और दूसरा आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल करना। ठीक, 2 में से कोई एक काम प्रतिवादी कर सकता है, ऐसा क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम स्पष्टीकरण को फिर से देख ले। स्पष्टीकरण एग्जैक्टली कहता है कि जो प्रतिवादी है उसने क्या किया, अपील की और अपील का निपटारा हो गया, और इस अपील का निपटारा इस ऐसे किसी भी कारण पे हो गया हो जिसमें अपीलार्थी ने अपील वापस ना ली हो। मतलब अपील वापस ले लेगा तो वो क्या कर सकता है, तो
एक पक्षीय डिक्री पारित करने का आवेदन कर सकता है, मगर अपील वापस नहीं ली और उसका अपील का फैसला हो चुका है। अब उसको एक पक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि या तो वो अपील कर सकता है या एक पक्षीय डिक्री को पारित करने का आवेदन कर सकता है। दूसरा निर्णय भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। निर्णय 2 हमने लिखा है, ये लेटेस्ट है। एन मोहन बनाम आर मधु, ये AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या है? आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन के निरस्त हो जाने के बाद भी प्रतिवादी धारा 96(2) में क्या होती है? प्रथम अपील है, मूल डिक्री की अपील। 96(2) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्रवाइयां हैं। कहने का मतलब है, इसमें इन्होंने ये बताया, अगर जो डिक्री है, जो एक पक्षीय डिक्री हो गई है, उसको अपास्त करने के लिए, निरस्त करने के लिए क्या कर सकता है? अपील की जा सकती है। डिक्री की अपील 96 में होती है, धारा 96 में अपील प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्य, भाई जो आपने डिक्री अपास्त की वो अलग मामला है, अपील करना अलग मामला। अभी आगे इन्होंने बताया प्रथम आवेदन, मतलब प्रथम आवेदन का मतलब है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने का आवेदन जो होता है। प्रथम आवेदन सम्मन की तामील के न होने या न्यायालय में उपस्थित न हो पाने के पर्याप्त कारण के आधार पर होता है। कहने का मतलब है, जो एक पक्षीय डिक्री हो जाती है उसको अपास्त करने का आवेदन आप तब देते हैं कि आप पे प्रॉपर तरीके से सम्मन की तामील नहीं हुई या आप उपस्थित नहीं हुए। जबकि अपील मामले के मेरिट पर होती है। अपील आप जो करते हैं वो किसी मेरिट के आधार पर करते हैं, खूबी के आधार पर करते हैं, इसलिए मेरिट का अधिकार अपील का अधिकार बरकरार रहता है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई तो उसको अपास्त करने या अपील करने का आप अधिकार खो देंगे, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर अपना चैनल दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर आपको यूट्यूब पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट ये यूट्यूब पे डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सभी प्ले लिस्ट मिलेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट की भी दे रहे हैं, डे वाइज भी दे रहे हैं, डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरा PCS, J और HJS का सिलेबस हम हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहे हैं। आप डाउनलोड करें, इन नोट्स को अपने हाथ में रखें और फिर मैटर को पढ़ें। 100% आपको मैटर समझ में आएगा। नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, क्योंकि इससे आपको हर चीज़ मिलती रहेगी, प्रॉपर देते रहेंगे हम। जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आते रहेंगे, हर तरह से कनेक्टेड रहेंगे। और सारे दोस्तों को शेयर करें, जिससे सारे के सारे दोस्त आपके सिलेक्शन ले सके अच्छे नंबरों से। मैटर बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत बेहतर करके हम बना रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मामला है, पूरा इसको अच्छे से बिल्कुल लर्न कर डालिए, आप याद कर डालिए, सिलेक्शन आपका पक्का। ओके, आगे चलते हैं। थैंक यू। ये हम लोग लास्ट पेज पर आ गए हैं अपने टॉपिक के। आज का लेक्चर का ये लास्ट पेज है। हालांकि इसमें आदेश 3 है, मगर आदेश छोटे छोटे हैं। पहला आदेश क्या है? आदेश 12 नियम 2, ये बताता है दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना। इसमें सिर्फ इतनी बात आपको याद रखना है, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से ये अपेक्षा कर सकेगा कि वो किसी दस्तावेज को सभी न्याय संगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामील से 7 दिन के भीतर स्वीकार कर ले। पहले ये तारीख 15 दिन थी, इसको घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। इसलिए ये अमेंडमेंट की वजह से ये जो आदेश है वो पूछा जाता है। कहने का मतलब है, जिस भी पक्ष, दोनों में से किसी भी पक्षकार को जो सूचना की तामील की जाती है, उसे चाहिए कि वो 7 दिन के अंदर अंदर उस सूचना की तामील को स्वीकार कर ले, जिससे न्यायालय का समय बर्बाद ना हो। फिर आदेश 13 नियम 8, ये एग्जैक्टली CRP की धारा 104, ये हमने लास्ट में लिख भी दिया है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 104, क्योंकि 13 × 8 = 104, ये याद भी रखिएगा। एज इट इज मैटर होता है। अगर आपको सेक्शन 104 CRPC पूछ ले तब भी यही लिखिएगा। क्या मतलब है? इसमें असल में न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा। परिबद्ध भी होता है बॉन्ड करके रखना, अपने पास रख लेना, अपने अंडर में ले लेना।
यदि न्यायालय को इस बात के लिए पर्याप्त हेतुक दिखाई दे तो वो किसी वाद में अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या वही वही होती है जो भी लेखा वही 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 को ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे परिबद्ध किए जाने पर न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए निर्देश दे सकेगा। समझ गए बात। न्यायालय को लगता है कि जो दस्तावेज या वही प्रस्तुत की गई है इसको हमें अपने पास परिबद्ध करना चाहिए, क्योंकि बाद में पता नहीं ये पक्षकार लाए या ना लाए या मुमकिन ना हो या कोई मुश्किल हो जाए, तो वो कहता है कि इसको न्यायालय के फला अधिकारी के पास आप निरुद्ध कर दीजिए, रख दीजिए, रखवा दीजिए, उसकी अवरक्षा में रहेगा, सुरक्षित रहेगा और जब हम चाहेंगे तो हमें मिल जाएगा। यही कहती है धारा 104 दंड प्रक्रिया संहिता और आदेश 13 नियम 8 सीपीसी। इस लेक्चर का आखिरी आदेश 15 नियम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए इसको। ग्रहित भाटक कहते हैं डिपॉजिट करने को, जमा करने को या किराया वगैरह संबंधी। ग्रहित भाटक निक्षेप कहते हैं डिपॉजिट को, भाटक कहते हैं किराए को। निक्षेप पे ये लगाइए, जो एरो लगा है निक्षेप पे होना चाहिए, भाटक पे नहीं। भाटक को तो किराया कहते हैं, निक्षेप कहते हैं डिपॉजिट करने को, जमा करने को। कहने का मतलब हुआ ग्रहित भाटक या किराया निक्षेप करने की असफलता के लिए प्रतिवादी को प्रतिरक्षा को अमान्य करना। इसमें सिर्फ संक्षेप में हम बता दें, मसला ये होता है कि जैसे आपको कहा गया आपने कोई किराएदार है या पट्टेदार है और आप जो समय दिया गया तो उस समय के अंदर आप वो किराया या जो प्रीमियम या प्रतिफल आप जमा नहीं कर पाए, तो अब आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब आपको आगे अपना सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। अब समझ ले, पट्टाकर्ता द्वारा अपने पट्टे के अवधारण के बाद पट्टेदार की बेदखली के लिए और उसके प्रयोग तथा अधिभोग के लिए भाटक या प्रतिकर की वसूली के लिए किसी वाद में प्रतिवादी वाद की प्रथम सुनवाई के समय या पूर्व अपने द्वारा बकाया होना स्वीकृत की गई संपूर्ण धनराशि को उस पर प्रतिवर्ष 9% की दर से ब्याज सहित जमा करेगा। ठीक, और चाहे वो बकाया होना स्वीकार करता है या नहीं करता है, वो वाद के जारी रहने के दौरान नियमित रूप से उसके प्रोद्भूत होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर बकाया मासिक धनराशि को जमा करेगा और उसके द्वारा बकाया होना स्वीकार की गई संपूर्ण धनराशि या पूर्वोक्त बकाया मासिक धनराशि को जमा करने में व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा को अमान्य कर सकेगा। समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। कहने का मतलब हुआ, पहली बात तो पहला पॉइंट तो यहाँ तक तो क्लियर है कि जो पट्टा करता था उसने पट्टेदार को समय दिया और उसने कि इतने दिन तक आप जमा कर दिए, तो उसको प्रथम सुनवाई पर पट्टेदार को जो उस पर बकाया दे हो उसने स्वीकार किया है, जो उस पर बकाया दे था उसने स्वीकार कर लिया, उस पर 9% ब्याज की दर से जमा करा दे। और उसके बाद बताया है जो बात उसको समझ ले, और चाहे वो स्वीकार करे, बकाया होना स्वीकार करे या ना करे, और फिर भी महीने के महीने वो मासिक रूप से रह रहा है, तो उस महीने मासिक खर्चे को 1 सप्ताह के भीतर जमा करा दे न्यायालय में। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर वो बकाया होना स्वीकार की गई हो धनराशि की संपूर्ण धनराशि हो या फिर बकाया मासिक धनराशि हो, ऐसा जमा करने में जानबूझकर मक्कारी या व्यतिक्रम करता है, लापरवाही करता है, जमा नहीं करता है, तो अब न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा को अमान्य कर देगा। न्यायालय ये मान के चलेगा कि आपको समय दिया गया था, पहले मामले में आपको प्रथम सुनवाई तक का था जिसमें आप स्वीकृत कर रहे थे और स्वीकृत नहीं किया और आप महीने के महीने रह रहे हैं वहाँ पर, मासिक खर्चा आपको दे हो रहा है और तब भी आप नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब आप इनका जो पट्टे की ज़मीन है उसको खाली कर दीजिए और जितने दिन तक आपने यूज़ किया है उसका आप भुगतान करिए। ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने आदेश 15 तक पढ़ लिया।
आप लोगों को सीपीसी इवेंट डेज में मिल रही है। इवेंट डेज का मतलब 28, 30, 32 इन दिनों में, 34 इन दिनों में सीपीसी मिल रही है। पहले हमने सेक्शंस पढ़ाए थे, अब ऑर्डर पढ़ा रहे हैं। ऑर्डर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि ऑर्डर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ऑर्डर ज़्यादा होते हैं पेपर में। पेपर जब आप देंगे मेंस का तो उसमें ऑर्डर्स की भरमार होती है और ऑर्डर्स ही हम नहीं पढ़ते हैं। ऑर्डर से न पढ़ने की वजह से हमारा दो चार 10-20 नंबर कम हो जाता है। अगर 10-20 भी नंबर आप फिसल गए, आप बाहर हो गए कंपटीशन से। तो इसीलिए हमने ऑर्डर्स को बहुत ध्यान से, सारे केस लॉ और सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिए हैं। सारे आपको कहीं पर से भी अलग से ऑर्डर्स को सर्च करने की, ढूंढने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत सीमित है। उस सीमित समय में आप हमारे नोट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, हमारे चैनल और पूरी फेथफुल्ली पढ़िए। पूरा मैटर मिल रहा है, कहीं पर भी कोई कंजूसी नहीं, कोई छांट गांठ नहीं है। प्रॉपर नोट्स हैं, ये पूरी तरह से कंपटीशन के लिए ही बनाए हैं हमने, बहुत मेहनत से बनाए हैं। इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी सिलेक्शन ले सकें। और दूसरी सबसे मेन बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी जो भी केस लॉ पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी पढ़ाए हैं, अगर आपको असुविधा हो तो उसको वीडियो को पॉज करके अपने हाथों से लिख लिया करिए। हालांकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि केस ला के भी 2-4 लाइनें लिख दिया करें, क्योंकि कभी कभार होता है लापरवाही में आप लोग नहीं लिखते और केस लॉ आप एग्ज़ाम में लिख के नहीं आते हैं, जिससे अच्छे नंबर आप नहीं पाते हैं। ठीक, यहाँ तक आज हम लोगों का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, बाय।